हमने बेटा वेव फ्रंट्स देखे थे। वेव फ्रंट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये सपोज अपन कह रहे कि एक कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। यहाँ पे अपन कह रहे कि इस टाइप से एक प्लेन वेव फ्रंट है, वो इंसिडेंट हो रहा है। ये अपन कह रहे कि प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है। कॉनकेव अपन कह रहे कि मिरर है, प्लेन वेव फ्रंट अपन कह रहे कि इंसिडेंट हो रहा है। और अपने को पूछा गया है ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इसका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसा होगा। इंसिडेंट वेव फ्रंट और उसका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट अपने को पूछा गया है। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट देखो कैसे होगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे ये बेटा अपन कह रहे कि कॉनकेव मिरर था, और जब रिफ्लेक्ट होके अपन बात करेंगे तो इस टाइप से अपन कह रहे कि स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा और ये कन्वर्ज होगा। जो पॉइंट पहले इंसिडेंट हो रहा है वो पहले रिफ्लेक्ट होगा। तो इस टाइप से अपन कह रहे कि रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा। सेकेंड देखो बेटा, अगर अपन कह रहे कि यही अगर कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस में अपन कह रहे कि अगर प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है और अपने को पूछा गया है कि इसका रिफ्रैक्टेड, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ड्रॉ करना है। इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट अपने को ड्रॉ करना है। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसे होगा, तो अपन कह रहे कि इस टाइप से बेटा स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा और ये अपन कह रहे कि ऐसे कन्वर्ट होगा। ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अभी यहाँ पे अपन, और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। और अपने को रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का फाइंड करना है। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। बोलो बेटा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसा होगा। तो देखो अपने कहा था कि अगर थिन प्रिज्मा है तो क्या होगा बेटा, डेविएट होता है। मतलब अपन कह रहे कि ये प्लेन वेव फ्रंट है, वो किसी एंगल से डेविएट होगा, ऐसे बेटा डेविएट होगा, क्योंकि ऊपर थिन पार्ट है तो वहां से अपन कह रहे कि वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, है ना, फास्ट रहेगा, और नीचे वाला स्लो हो जाएगा। तो उस केस में अपन कह रहे कि ये इंसिडेंट है, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। इससे रिलेटेड बेटा क्वेश्चन अपने को जेई में पूछे जा चुके हैं। Done, sir. According to Huygens principle, according to Huygens principle, according to
Huygens principle, the every particle of the primary wavefront behaves like secondary independent sources secondary independent sources behaves like the secondary independent sources which emits the spherical wavefront. The tangent drawn on the wavelets tangent drawn to the wavelets gives an identical sphere sorry gives an identical secondary wavefront, and the wavefront propagates in only forward direction बैकवर्ड डायरेक्शन में अपन कह रहे कि वेव फ्रंट प्रोपागेट नहीं होते। देखो बेटा कैसे, जैसे हम कह रहे कि एक पॉइंट सोर्स है और पॉइंट सोर्स से अपन कह रहे कि लाइट इस टाइप से बेटा सभी डायरेक्शन में वो एमिट करेगा। पॉइंट सोर्स है उसका वेव फ्रंट स्फेरिकल होता है, तो ऐसे बेटा सभी डायरेक्शन में अपन कह रहे कि लाइट इंसिडेंट करता है। और हम यहाँ पर कहेंगे कि इक्वल डिस्टेंस पर आने वाले सभी पॉइंट सेम फेज में होंगे। मतलब अपन कह रहे कि ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, इसका बेटा अपन कह रहे कि ये पार्टिकल सभी अपन कह रहे कि इंडिपेंडेंट सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेंगे और सेकेंडरी सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट का एमिट करेंगे। पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। अभी हम कह रहे द टेंजेंट ड्रॉन टू द वेवलेट्स ऑफ द स्फेयर, मतलब यहाँ पे अपन फर्दर टेंजेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में बेटा ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट अपन कह रहे कि वेव फ्रंट एमिट करेगा। तो यहाँ पे ये है प्राइमरी वेव फ्रंट, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, इसको अपन कहेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये सेकेंडरी वेव फ्रंट है, ये प्राइमरी वेव फ्रंट और दूसरा अपन कहेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि है दोनों आइडेंटिकल। ये अपन कह रहे कि पॉइंट सोर्स के लिए है। वही अगर मैं बात करता हूँ प्लेन वेव फ्रंट, जैसे ये अपने पास पैरेलल बीम आ रहा है तो इसका वेव फ्रंट ऐसे बेटा पैरेलल होगा या प्लेन वेव फ्रंट होगा। इसका हर पार्टिकल एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पे बेटा पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट। फिर हम कह रहे हैं कि टेंजेंट ड्रॉन टू द वेवलेट्स, ये टेंजेंट अपने ड्रॉ किया तो ये टेंजेंट सेकेंडरी वेव फ्रंट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि ये टेंजेंट है वो उसका सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। तो ये अपने पास प्राइमरी वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट था प्राइमरी, इसको अपन कहेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट और दोनों वेव फ्रंट आइडेंटिकल हैं। तो इस टाइप से अपन कह रहे कि कोई पॉइंट सोर्स है और हमने पहले भी कहा था कि वेव फ्रंट प्लेन कब बनता है, जब सोर्स एट इंफिनिटी पर है।
और स्फेरिकल कब बनता है, तो पॉइंट सोर्स और वो फाइनाइट डिस्टेंस पर है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। एक्सप्लेन करेंगे। सपोज बेटा अपन कह रहे कि ये एक सॉलिड सरफेस है और इस सॉलिड सरफेस पर एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है। ऐसे बेटा अपन कह रहे कि एक वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, ये प्लेन वेव फ्रंट है। ये सपोज बेटा अपन कह रहे कि ए, ये बी, ये अपन कह रहे कि सी है। अगर हम इसका नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये बेटा एंगल अपन कह रहे कि आई है, ये एंगल बी आई होगा, सॉरी हाँ ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई के इक्वल होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस आई तो उसको आई होना पड़ेगा। ये अपन कह रहे कि इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अभी अपन कह रहे कि जब ये वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगा और ये बेटा अपन कह रहे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके जा रहा है तो ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। अगर हम इसका थोड़ा वापस ड्रॉ करते, ये इस टाइप से है, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रहा है, ये अपन कह रहे कि यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, ये प्लेन वेव फ्रंट है। ढंग का नहीं दिख रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पे अपन कह रहे ये सपोज एंगल आई है, ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई होगा। फिर बेटा ये नॉर्मल है, ये एंगल आर है तो ये भी एंगल, ये एंगल आर होगा। ये अपन कह रहे कि एंगल आर है। यहाँ पे ये ए है, ये बेटा बी है, ये सी है और ये डी है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि अगर एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर हो जाए तो हम बात कर रहे हैं फ्रॉम ट्रायंगल। इसमें बेटा ये जो वेव फ्रंट है वो इंसिडेंट वेव फ्रंट है। यहाँ पे अभी लाइट को वेव फ्रंट के फॉर्म में इंसिडेंट करेंगे, रे के फॉर्म में नहीं। तो ये बेसिकली अपने पास इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। और वेव फ्रंट कैसा है, प्लेन वेव फ्रंट। तो ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है और ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। अभी यहाँ पे अपने को प्रूव करना है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। और वो कैसे फाइंड करेंगे, तो फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। अभी यहाँ पे अपन कहेंगे कि ए सी इक्वल्स टू ए सी है, दोनों अपन कह रहे कि कॉमन साइड, ए सी इक्वल्स टू ए सी दैट इज कॉमन साइड। ये अपन कह रहे कि कॉमन साइड है। फिर अपने पास है एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी और वो 90 डिग्री है, ये एंगल भी सेम है। फिर अपन बात कर रहे हैं कि ए सी एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी है। और दूसरा अपन यहाँ पे बात करेंगे जितने टाइम में बेटा हम कह रहे कि जितने टाइम में बी सी पर आ रहा है तो ये उतने टाइम में ए डी पे जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बी सी इक्वल्स टू ए डी होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू बी इंटू टी के इक्वल होगा। तो ये भी इक्वल है। अभी अपन क्या करें, दो साइड और एक एंगल सेम है
तो हम ये कह सकते हैं कि हैंस द ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC आर कॉन्ग्रुएंट। और जब कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसकी हर साइड हर एंगल आपस में इक्वल होंगे। और जब ये कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे प्रूव हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल आई इक्वल्स टू बेटा एंगल आर होगा। और उसी को अपन क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब वेव फ्रंट थ्योरी या हाइगेंस प्रिंसिपल रिफ्लेक्शन को प्रूव करता है। कि रिफ्रैक्शन क्या होगा वो अपन देखेंगे। देखो बेटा कैसे, ये अपने पास दो मीडियम का इंटरफेस है। ये मीडियम 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। सेकेंड मीडियम 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है एंड μ2 ग्रेटर देन μ1 है। यहाँ पर भी बेटा अपन कह रहे कि एक प्लेन वेव फ्रंट इस टाइप से अपन कह रहे कि इंसिडेंट हो रहा है। प्लेन वेव फ्रंट ऐसे बेटा अपन कह रहे कि इंसिडेंट हो रहा है। आफ्टर इंसिडेंट हम कह रहे डेंसर मीडियम में अपन कह रहे कि वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ये अपन कह रहे कि रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। यहाँ पे अगर हम ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये बेटा एंगल आई है तो बाय ज्योमेट्री ये भी एंगल आई होगा। ये एंगल बेटा आर है तो बाय ज्योमेट्री भी ये भी एंगल आर होगा। रिफ्रैक्शन ये सपोज ए है, ये बी है, ये सी है और ये पॉइंट डी है। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। यहाँ पे अपन करें V1t, ये अपने पास V2t के इक्वल होगा। ये V1t और ये अपने पास V2t है। इस यहाँ से अपन कह सकते हैं कि V1t ये अपने पास V2t। अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि अगर मैं बात करता हूँ फ्रॉम ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, यहाँ पर अगर मैं फाइंड करता साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई को अपन लिखेंगे परपेंडिकुलर PC अपॉन हाइपोटेनियस AC, साइन आर परपेंडिकुलर AD और अपन कह रहे कि हाइपोटेनियस AC। यहाँ से इसकी वैल्यू बेटा अपन पुट करेंगे तो देखो क्या मिल रहा है, साइन आई अपॉन ये बेटा साइन आर साइन BC को अपने का V1t, AC से AC बेटा कैंसिल आउट, V1t अपॉन V2t और उसको हम लिख सकते हैं V1 बाई V2। हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो μ2 बाई μ1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिला साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू μ2 बाई μ1 के इक्वल होगा। और यही क्या बेटा, स्नेल्स लॉ। इसका मतलब स्नेल्स लॉ यहाँ पे प्रूव होता है तो हम ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन हाइगेंस प्रिंसिपल जो है वो रिफ्रैक्शन को भी डिफाइन करता है। Done, sir.
अभी अपन यहाँ पे बात करेंगे कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट सोर्सेस। पहले अपन बात कर रहे हैं कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट सोर्सेस। पहले अपन बात करेंगे कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस किसे कहेंगे? हमने बेटा 11th में भी वेव मैकेनिक्स में पढ़ा था। बोलो कोहेरेंट सोर्सेस किसे कहेंगे? एनी आइडिया बेटा? तो हम यहाँ पे कहेंगे the sources, two or more than two sources, two or more than two sources, two or more than two sources are said to be coherent. Two or more than two sources are said to be coherent if they have same frequency, they have same frequency or constant phase difference, constant phase difference, अगर अपन कह रहे हैं कि यूजिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यूजिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यूजिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, we cannot we cannot design two coherent sources बेटा, two कोहेरेंट सोर्सेज। जैसे हम सेम कंपनी के सेम रेटिंग के दो बल्ब ले ले, उनको कोहेरेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से कुछ ना कुछ डिफेक्ट, कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होता है। जैसे एक बल्ब है, उसमें गैस ज़्यादा होगी, एक में कम होगी, एक में अगर इम्प्योरिटी आ गई दूसरे में नहीं आई, या एक का फिलामेंट ज़्यादा हो गया, प्रेशर टेम्परेचर कुछ वेरी कर गया, तो उन सभी केस में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो जाती है, तो उनको अपन कभी भी कोहेरेंट सोर्स नहीं कह सकते। हाँ, अगर टू सेम टाइप ऑफ लेजर है, उसको अपन नियरली कोहेरेंट सोर्स मान सकते हैं। मतलब टू सेम टाइप ऑफ लेजर, टू सेम टाइप्स ऑफ लेजर, टू सेम टाइप ऑफ लेजर कैन बी assumed nearly coherent sources, nearly coherent sources। Two same types of laser can be assumed to coherent, nearly coherent sources। अपन कह रहे कि coherent sources अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे using two different method, using two different method, using two different method, we can design कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस, अभी वो मेथड कौन कौन से हैं वो अपन देखेंगे, नोट करो। दो मेथड कौन कौन से बेटा? फर्स्ट अपन कहेंगे मेथड वन, वेव फ्रंट डिवीजन मेथड। मेथड वन वो है वेव फ्रंट डिवीजन मेथड, वेव फ्रंट डिवीजन मेथड, वेव
वेवफ्रंट डिवीजन मेथड। वेवफ्रंट डिवीजन मेथड में अपन सबसे फर्स्ट देखेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट that is based on wavefront division method। सेकेंड बेटा अपन बात करेंगे फ्रेजनल्स बाईफ्रेज। फ्रेजनल्स बाईफ्रेज। थर्ड अपन बात करेंगे लॉयड्स मिरर। थर्ड लॉयड्स मिरर, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रेजनल बाईफ्रेज, लॉयड्स मिरर एंड मेथड टू। मेथड टू में अपन कहेंगे एम्पलीट्यूड डिवीजन मेथड। एम्पलीट्यूड डिवीजन मेथड। एम्पलीट्यूड डिवीजन मेथड एंड एम्पलीट्यूड डिवीजन मेथड में फर्स्ट कहेंगे थिन फिल्म। थिन फिल्म interference, that is the based on amplitude division method। solid wave based on amplitude and air wave, that is also based on amplitude division method। इस टाइप से अपन करें कि दो डिवीजन मेथड है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, हमने बेटा 11th में भी पढ़ा था। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है when two or more than two waves, when two or more than two waves superimpose to each other, superimpose to each others, then due to superposition, due to superposition, the resultant displacement, the resultant displacement will be equal to the vector sum of all individual displacement। Vector sum of all individual displacement मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे let y1, y2, yn are the displacement of n waves, displacement of n waves, then due to superposition, due to superposition yr equals to y1 plus y2 up to ओपन करें कि yn के इक्वल होगा। मतलब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जब सभी मीट करेगी किसी पॉइंट पर तो उस पॉइंट का नेट डिस्प्लेसमेंट सभी के वेक्टर सम के इक्वल होगा।
Okay. ये अपन कह रहे कि दो वेव्स हैं और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोज अप्लाई करना तो वाई आर, उसको अपन लिखेंगे y1 प्लस y2। ऐड करने का तरीका क्या यूज करेंगे, फेजर मेथड। तो ये हमने कहा a1 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस a2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये y2 है। ये अपन कह रहे कि रिजल्टेंट वाई आर है। अभी अपन क्या कह रहे हैं कि a1 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस a2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, हम उसको ऐड कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। फर्स्ट अपने पास वेव्स a1 है, सेकेंड अपने पास a2 है, थर्ड अपने पास रिजल्टेंट है। मीन्स यहाँ पे अपन कह रहे हैं ये a1 है, ये अपने पास a2 है और रिजल्टेंट बेटा अपने को फाइंड करना है। तो फेज डिफरेंस की अगर अपन बात करें, ये फेज डिफरेंस कितना होगा, के एक्स माइनस ओमेगा टी। रेफरेंस अपन एक्स एक्सिस को ले रहे हैं और इसका अगर फेज डिफरेंस अपन देखें तो ये अपने पास कितना होगा, एंगल एक्स्ट्रा फाइव, ये फाइव हो गया। यहाँ से हमने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये a2 साइन फाइव के इक्वल होगा, ये a2 कॉस फाइव के इक्वल। ये बेटा एंगल अल्फा है और ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए आर है। मतलब इसको हम लिखेंगे ए आर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस द अल्फा, ये हमने लिखा। यहाँ पे अपन कह रहे ए आर, जैसे ट्राइंगल लॉ से रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला होता था, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कॉस फाइव। एंड टेन अल्फा की अगर अपन बात करें तो टेन अल्फा होगा परपेंडिकुलर, सॉरी यहाँ पर ये a2 cos फाइव होगा, ये a2 sin फाइव। तो परपेंडिकुलर a2 sin फाइव अपॉन a1 प्लस a2 cos फाइव। इस अल्फा को अपन लिख सकते हैं tan इनवर्स ये a2 sin फाइव अपॉन a1 प्लस a2 cos फाइव के इक्वल होगा। ये अपने पास अल्फा की वैल्यू। So can you explain this one again? यस, यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि रिजल्टेंट अपने को फाइंड करना है फेजर मेथड। इसको सेम अपने एसी में भी यूज किया था और एसी में भी हमने कहा था कि अगर दो एसी करंट है, वोल्टेज है, उसको ऐड करना तो हम इस टाइप से ऐड करेंगे। उसी टाइप से अपन कह रहे हैं कि जैसे a1 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, हमने कहा फर्स्ट जिसका एम्पलीट्यूड a1 है और हॉरिजेंटल से उसका एंगल के एक्स माइनस ओमेगा टी। फिर अपन कह रहे हैं कि जो a2 है वो हॉरिजेंटल से के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव एंगल बना रहा है। तो बेसिकली ये दो वेक्टर हो गया, एक का एम्पलीट्यूड a1 दूसरे का एम्पलीट्यूड a2 और दोनों के बीच का एंगल अपन कह रहे कि फाइव के इक्वल है। तो रिजल्टेंट अपने पास क्या होगा, रिजल्टेंट को अपने लिखा a1 अंडर रूट, जैसे अपन कहते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से अपन कहेंगे रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस टू a1 a2 कॉस फाइव।
फाई अपन कह रहे A1 और A2 के बीच का फेज डिफरेंस है, और tan अल्फा को अपने लिखा A2 sin फाई अपॉन A1 प्लस A2 cos फाई, मीन्स अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स A2 sin फाई अपॉन A1 प्लस A2 cos फाई के इक्वल होगा। Done, sir. अभी यहाँ पे बेटा अपन नेक्स्ट देखेंगे इंटरफेरेंस, जो इसका मेजर पार्ट है, इंटरफेरेंस। when two or more than two coherent two or more than two coherent light waves superimposed to each other superimposed to each other when two or more than two coherent light waves superimposed to each other, then due to superposition due to superposition the resultant intensity the resultant intensity will increases or decreases the phenomena of light. This phenomena of light is called interference. This phenomena of light is called interference. तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि जब टू और मोर देन टू कोहेरेंट वेव्स है, यहाँ पे बेटा कोहेरेंट वेव्स का होना जरूरी है, कोहेरेंट होगा तो ही अपन कह रहे कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। इस फिनोमेना को अपन इंटरफेरेंस कहेंगे। अभी यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि दो टाइप का इंटरफेरेंस बेटा अपन देखेंगे। फर्स्ट अपन कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब व्हेन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंक्रीजेस, व्हेन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी increases, when the resultant intensity increases। जब अपन कह रहे कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंक्रीज होती है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये सपोज अपन कह रहे देखो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। हम यहाँ पर कह रहे कि दो वेव्स हैं, एक वेव्स बेटा अपन कह रहे कि एम्पलीट्यूड A1 है, इसका एम्पलीट्यूड अपन कह रहे कि A1 है। दूसरी वेव्स अपन कह रहे A2 है, जिसका एम्पलीट्यूड और सेम फेज में ये बेटा अपन कह रहे कि A2 है एम्पलीट्यूड। अभी अपन कह रहे कि दोनों मिलकर रिजल्टेंट बना रही है, तो जब सेम फेज में है तो रिजल्टेंट दोनों के सम के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि रिजल्टेंट है, और इसमें अगर इसका एम्पलीट्यूड देखे बेटा ये AR है, तो AR किसके इक्वल होगा, तो हम ये कह सकते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दोनों के सम के इक्वल होगा, A1 प्लस A2। ये अपने पास AR है, और जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है और हमें पता है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो एम्पलीट्यूड अगर बढ़ रहा है तो इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, और इंटेंसिटी बढ़ेगी तो उसको अपन कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। when
the resultant intensity decreases। जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिक्रीज होती है तो उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। डिस्ट्रक्टिव में देखो बेटा क्या होता है, ये सपोज अपन करें कि एक लाइट वेव्स है जिसका एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरी वेव्स हैं वो अपन कह रहे हैं एम्पलीट्यूड A2 है बट ऑपोजिट फेज में। ये अपन कह रहे कि ऑपोजिट फेज में है, इसका एम्पलीट्यूड A2 है, और दोनों अपन कह रहे मिलकर एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वेव्स फॉर्म करेंगे और उसका एम्पलीट्यूड अपन कह रहे कि ए आर के इक्वल है। और ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा क्या, तो हम ये कह सकते हैं ए आर इक्वल्स टू A1 माइनस A2। ये अपन कह रहे कि ए आर है, और यहाँ पे अपन कहेंगे कि अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी वो भी क्या होगा,